नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। मैं हूं इमरान खान और आज हम बेहद अहम मौजू पर बेहद अहम मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं और मेरे साथ हैं विदेश मामलों के जानकार, इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी। ब्रह्मदीप जी, स्वागत है आपका। ये मुद्दा बहुत अहम इसलिए है कि भारत पर इसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं अपने बेहद करीबी और पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की, जो इस वक्त एक बड़ा तबका जो है बांग्लादेश का, वो अपने आप को ईस्ट पाकिस्तान के तौर पर देखने लगा है। सोचिए कितनी खतरनाक बात है। जिस पाकिस्तानी फौज से बांग्लादेशियों ने अपनी आजादी के लिए जद्दोजहद की, जिसके जुल्म जबर सहे, लेकिन अपनी आजादी को पाकर रहे भारत की मदद से, आज वो फिर अपने आप की या अपनी पाकिस्तानी जड़ों को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरफ देख रहे हैं। ये भारत के लिए बहुत ही खतरनाक बात है और इस पर बात करने के लिए डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने हमारे साथ हैं, जिनकी बांग्लादेश को लेकर बहुत खास स्टडी है और वो इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हैं। ब्रह्मदीप अलूने जी, मैं आपसे सबसे पहले तो यही पूछना चाहूंगा, समझना चाहूंगा कि आखिर बांग्लादेश में ऐसा क्या हो रहा है जिसके चलते वो अपनी पाकिस्तानी जड़ों को तलाश रहा है, और उससे बड़ी बात तो यह है कि ये भारत के लिए कितना खतरनाक है। और भारत जो लगातार बांग्लादेश के साथ जुड़ा रहा, सन 71 के बाद से दोनों देशों के बीच में काफी नजदीकियां रही। बांग्लादेश ने हमेशा एक मजबूत दोस्त भारत को माना और बहुत से मामलों पर भारत पर डिपेंड रहा। अपनी ग्रोथ उसने भारत के सहयोग से की। जिस स्थिति में वो पहुंचा है, कहीं ना कहीं भारत का उसमें बड़ा योगदान रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि वो पाकिस्तान के साथ एक बड़ी डील करने जा रहा है, सैन्य डील। ये भी खबर सुनने के लिए मिल रही है। कहां भारत से चूक हुई, क्यों भारत इस चीज को भांप नहीं पाया, वो आपसे हम समझना चाहेंगे। देखिए इमरान जी, 1971 में जब बांग्लादेश अस्तित्व में आया तब बंगला अस्मिता का मसला था और उस बंगला अस्मिता के सामने इस्लामिक राष्ट्रवाद भी साथ-साथ खड़ा था। मतलब एक दो वो लोग जो बंगाल को चाहते थे, बंगाल राष्ट्रवाद के समर्थक थे, और एक वो लोग जो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे क्योंकि पाकिस्तान की स्थापना एक इस्लामिक राष्ट्र के तौर पर हुई। तो जब तक बंगाली अस्मिता हावी थी, तब तक बांग्लादेश भारत के साथ खड़ा था, क्योंकि बंगाली अस्मिता का जो ताल्लुक है, बंगाली अस्मिता धर्मनिरपेक्ष है, बंगाली अस्मिता जो है वो विविधता का सम्मान करती है, जैसे आप बंगाल में देख लें भारत के। तो यही कारण है कि जब तक बंगाली अस्मिता चलती रही, मजबूत रही, तब तक ऐसा लगता रहा कि भारत के पक्ष में। लेकिन जैसे ही बंगाली अस्मिता के जो सवाल है, वो कमजोर पड़े और बंगाली अस्मिता को सवालों में वहां के राजनीतिज्ञ जब ले आए, तो नतीजा ये हुआ कि अब वो एक इस्लामिक कट्टरपंथ जो पाकिस्तान की बुनियाद रही है, जो पाकिस्तान की पहचान रही है, वही अब बहुत ही खतरनाक तरीके से सामने आ रही है और बांग्लादेश की सड़कों पर नजर आ रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल जो आपने पूछा है कि हमसे गलती क्या हुई, हमसे चूक कहाँ हुई, हमने वो कौन सी चीजें जो कर दी जिसके कारण वो बांग्लादेश जो भारत के साथ खड़ा हुआ नजर आता जी। था, वो विभिन्न मोर्चों पर भारत का समर्थन करता था, उस बांग्लादेश की सड़कों पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के दोनों के झंडे क्यों लहरा रहे हैं? देखिए, जी। किसी भी राष्ट्र से जो हमारे संबंध होते हैं, किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र से, तो उस राष्ट्र से संबंध होते हैं, उसकी किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं हो सकते। इस जी। बात को हमको समझना चाहिए और इस पर आगे बढ़ना चाहिए। शेख हसीना 2009 से जो लगातार प्रधानमंत्री के तौर पर रही, जब तक कि उन्हें 2024 में हटा नहीं दिया गया। तो जी। जब से शेख हसीना आई, तो ज़ाहिर-सी बात है, जब भी कोई सत्ता लंबे समय तक रहती है, तो उसके विरोध में भी बहुत सारे विचार होते हैं। भारत के जो संबंध है, देखिए चीन और भारत को आप जब देखेंगे, तो आप देखेंगे कि चीन के जो संबंध होते हैं, वहाँ की सरकार से होते हैं। भारत जी। की भी राजनीति ऐसे ही चलती रही है कि हमारे सरकार से संबंध होते हैं, जैसे नेपाल में हमने देखा। नेपाल में जब लोकतंत्र आया, राजतंत्र को हटाया, तो हमने कहा कि हम नेपाल की जनता के साथ खड़े हैं, लेकिन आज बांग्लादेश की जनता कहती है, भारत हमारे साथ खड़ा नहीं है। तो हमने शेख जी। हसीना को, जो शेख हसीना हैं, उन पर इतना भरोसा किया, अवामी लीग को अपना दोस्त मान लिया, और इस दौरान जो पिछले 2 ढाई दशक के दौरान जो सारे विपक्षी दल थे,
वो विपक्षी जी। दलों से हमारे संबंध पूरी तरीके से खत्म हो गए। तो किसी हुँ, देश हुँ। के विपक्षी दलों से संबंध खत्म नहीं होते, उन विपक्षी दलों के फॉलोअर्स से भी संबंध खत्म होते हैं। फिर जमात-ए-इस्लामी आप ले लें बांग्लादेश में, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ले लें आप। तो ऐसे में जो लगातार लोगों का विरोध बढ़ता रहा और जैसे ही शेख हसीना को पद से हटाया गया, तो वह जो जी। भारत विरोध था, जो शेख हसीना का समर्थन करने के कारण भारत से नाराज़ था, अब वो शेख हसीना का जो विरोध है, वो भारत विरोध के तौर पर बांग्लादेश की सड़कों पर नज़र आ रहा है और यही कारण है कि भारत विरोध इतना गहरा गया है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए हैं। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि पूरा बांग्लादेश भारत के खिलाफ खड़ा हो गया है। बहुत मेजॉरिटी और वो लोग जो 1971 में जो बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था, उसकी आज़ादी को देख नहीं पाए थे, वो युवा जो है, वो भारत के खिलाफ खड़े हुए हैं। अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में वो युवा जो है, जो भारत का विरोध कर रहे हैं, वो भारत के पक्ष में वापस कैसे आते हैं? इमरान जी। लेकिन जो भी ये रिक्तता पैदा हुई, जो भी ये खला पैदा हुआ, उसका फ़ायदा कहीं न कहीं पाकिस्तान ने उठाया है। पाकिस्तान की एजेंसियाँ वहाँ पर सक्रिय रहीं और आज जो खबर आती है, जो मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती हैं, वो ये है कि पाकिस्तान के अफ़सर, उनकी एजेंसियाँ बांग्लादेश में आकर बैठी हैं। वो बता रही हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। ये बाहर भारत के लिए बहुत खतरनाक बात है और अगर इसकी वजह शेख हसीना है, तो क्या शेख हसीना को किसी और देश में भेजकर आगे आने वाले दिनों में चूंकि वो भारत में है, अगर यही विरोध की वजह है, तो उन्हें किसी और देश में भेज करके भारत क्या बांग्लादेश में बनने जा रही अगली सरकार के साथ संबंधों को सामान्य कर सकता है? क्या आप इस बात को महसूस करते हैं? क्या यही एक वाहिद एकमात्र रास्ता हो सकता है? इमरान जी देखिए बहुत अहम सवाल है आपका कि हम शेख हसीना के साथ खड़े क्यों हैं और क्या शेख हसीना एकमात्र वो शख्स है जिसको हम सुरक्षित रखकर बांग्लादेश के साथ खड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमको शेख हसीना की राजनीति को समझना चाहिए, उनकी कूटनीति को समझना चाहिए। देखिए, जी। शेख हसीना जो है वो विकसित बांग्लादेश बनाना चाहती थी 2041 तक। उन्होंने एक टारगेट रखा था कि हम एक विकसित बांग्लादेश को बनाएंगे। उस विकसित बांग्लादेश का जो ख्वाब था, उस ख्वाब में वहाँ की सेना का आधुनिकीकरण भी था। उसमें नौसेना का आधुनिकीकरण भी था। उसमें बहुत सारे जो पुल थे, मैत्री पुल विकास के नाम पर बनाए जाने, वो भी थे। तो शेख हसीना ने बहुत ही शातिराना तरीके से भारत को विश्वास में लेते हुए चाइना के साथ भी वो वैसे ही आगे बढ़ी, जैसी भारत के साथ। आप बांग्लादेश में जाएँगे, तो वहाँ पर देखेंगे कि भारत और बांग्लादेश के जो मैत्री पुल हैं, उनसे ज़्यादा मैत्री पुल और चीन और बांग्लादेश के नज़र आते हैं। सबसे ज़्यादा जी। जो हथियार खरीदता है बांग्लादेश, हुँ, वो हुँ। चीन से खरीदता है। जो जी। बांग्लादेश के बंदरगाहों पर जो चीन का कब्ज़ा हुआ है या जो आधुनिकीकरण हुए हैं, वो चीन कर रहा है और ये किसके दौरान हुआ है? ये शेख हसीना के दौरान हुआ है। तो हमने सबसे बड़ी जो गलती की है, वो यही की है कि हमने शेख हसीना पर आँखें मूंद कर भरोसा किया। हमें ऐसा लगा कि शेख हसीना यदि साथ है, तो बांग्लादेश समूचा हमारे साथ रहेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि शेख हसीना ने सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता पर किसी कीमत पर जमे रहने के लिए, उन्होंने कट्टरपंथी तत्वों को भी वैसा ही बढ़ावा दिया। देखिए, जमात-ए-इस्लामी का कैडर जो सबसे ज़्यादा बढ़ा, किसके दौर में बढ़ा? उन्हीं के दौर में बढ़ा। उन्होंने लेकिन कहा तो अ ये जाता है कि शेख हसीना के दौर में ही जमात-ए-इस्लामी के कई लोगों को गद्दार कहते हुए वहाँ की अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई, सज़ाएँ दी गईं। कारण था कि वो 71 के दौरान पाकिस्तान के ख़ेमे में नज़र आ रहे थे, उसकी तरफ से बैटिंग कर रहे थे। ये भी देखने को मिला। ये भी कहा गया, बहुत सी खबरें आई कि आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए, ख़ास तौर से कट्टरपंथी आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए शेख हसीना ने बहुत काम किया। देखिए बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन यह एक दिखावा था जो बार-बार शेख हसीना ने दुनिया को दिखाया। 1971 में जो अत्याचार हुए थे उसके नाम पर जमात-ए-इस्लामी के कुछ लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया। लेकिन यह भी सच है कि जमात-ए-इस्लामी की माँग पर जो बांग्लादेश में सैकड़ों मस्जिदें बनी हैं, जो आधुनिकतम मस्जिदें बनी हैं, उसका ताना-बाना किसने बुना? शेख हसीना ने बुना और उस दौरान उन्होंने अल्पसंख्यकों को भी सुरक्षा के नाम पर वैसे ही ब्लैकमेल किया। उन्हें यह भरोसा दिलाया कि आप हमारे वोट बैंक हैं। तो आप शेख हसीना की राजनीति जो है
वो राजनीति सत्ता में बने रहने के लिए थी, वो भारत के पक्ष में नहीं थी। और आज आज जहां पर हम शेख हसीना को यदि अपने देश में रोकते हैं, यदि वो हमारे देश में बनी रहती है, तो बांग्लादेश में उसका विरोध ज्यादा बढ़ेगा। और आप देख रहे हैं कि अवामी लीग अब जो उम्र हो गई, जिस तकरीबन 79-80 ईयर की होने जा रही है शेख हसीना, तो अब उनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। तो हम शेख हसीना के साथ, और नई शेख हसीना दलाई लामा है, जिन पर हम बहुत ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। नहीं, उनकी राजनीति दलाई लामा की तरह है। तो शेख हसीना के साथ लंबे समय तक बने रहने को लेकर, देखिए तारिक रहमान से बात पूछी गई थी भारत और जी। बांग्लादेश के संबंधों को लेकर, तो तारिक रहमान ने इसका एक जवाब दिया था कि भारत शेख हसीना के साथ यदि खड़े रहना चाहता है, तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। इसका मतलब यह हुँ। है कि शेख हसीना को यह मान लेना कि वो भारत की बहुत बड़ी मददगार है, यह हमारी भूल हो सकती है। हमको बांग्लादेश की आवाम के साथ खड़े हुए रहना दिखना पड़ेगा, और इस कारण यदि शेख हसीना को किसी यूरोपियन मुल्क में हमारी मदद, भारत की मदद से भी यदि भेजना पड़े, तो हमको भेजने से गुरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा राष्ट्रहित जो है वो बांग्लादेश की आवाम के साथ है, हमारा राष्ट्रहित शेख हसीना के साथ नहीं हो सकता। इमरान जी। बिल्कुल, क्योंकि यही कहा मतलब एक ये परसेप्शन बन गया है कि भारत बस बांग्लादेश के एक परिवार को समझता है, मुजीबुर रहमान के परिवार को, चाहे उनकी बेटी शेख हसीना हो, पूर्व प्रधानमंत्री। तो कहीं न कहीं एक तरफ बांग्लादेश की आवाम हो गई है और दूसरी तरफ शेख हसीना परिवार हो गया है या मुजीबुर रहमान परिवार हो गया है। अब हालात ये हैं कि वहाँ पर जिस तरह से आंदोलन हुए उसमें मुजीबुर रहमान परिवार की जो निशानियाँ थी उनको ध्वस्त किया गया, उनके म्यूज़ियम को तबाह किया गया। तो कहीं न कहीं अवाम का, जनता का एक रुख जो समझ में आ रहा है कि वो इस फैमिली के लिए और कहीं न कहीं इस उनकी पार्टी के लिए उस तरह का नहीं है, जैसा कि दिखाया जाता था। देखिए बिल्कुल, इमरान जी, आप बांग्लादेश की राजनीति को देखिएगा। 1971 में एक राष्ट्र अस्तित्व में आता है, 75 में मुजीबुर रहमान की हत्या हो जाती है। उसके बाद वहीं से जैसे ही उनकी हत्या होती है, उसके बाद भारत का विरोध शुरू हो जाता है। तो वो भारत का विरोध नहीं होता है, वो मुजीबुर रहमान की राजनीति का विरोध होता है। उसके बाद फिर लगातार सेना कभी शासन में आती है या कभी बीएनपी आती है। तो बीएनपी जब आती है तो ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ी है। तो जो वहां की जो राजनीति है, वो भारत के पक्ष में और भारत के विरोध में खड़ी हुई लगातार नजर आती रही है। अब हम जो जी। है, अब हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका है जहां पर हम खड़े हैं। अब देखिएगा बीएनपी के जो नेता है, उनका सड़कों पर किस प्रकार से स्वागत हुआ है। बांग्लादेश चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। करीब 94-95% भारत से घिरा हुआ है। तो अब हमारे पास अवसर है कि हम कैसे अवामी लीग पर प्रतिबंध लगने के बाद कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी। और यहाँ पर एक बात और समझने की जरूरत है कि मुजीबुर रहमान के पक्ष में पूरा देश कभी रहा ही नहीं है, क्योंकि जिससे हमने बात शुरू की थी, बंगाली अस्मिता की बात मुजीबुर रहमान करते थे, लेकिन बंगाली अस्मिता की बात पूरे ईस्ट पाकिस्तान ने नहीं की थी। बहुत सारे लोग थे जो पाकिस्तान के हिमायती थे, जो पाकिस्तान के साथ बने रहना चाहते थे। अब वो पाकिस्तान के साथ बने रहने वाले जो लोग हैं, वो जमात इस्लामी की शक्ल में कहां पर है? बांग्लादेश में। और आप देखिएगा कि जमात इस्लामी पाकिस्तान के एक नेता ने ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने बांग्लादेश के युवाओं का समर्थन करते हुए लिखा है कि वहां के जो युवा हैं, उन्होंने भारत के प्रभाव को नकार दिया है। तो यह जो भारत के प्रभाव को नकारने की जो तस्वीर दिखाई जा रही है, उन तस्वीरों में बहुत स्पष्ट हो गया है कि शेख हसीना या जो मुजीबुर रहमान है, उनको वहां का बांग्लादेश का पूरा अवाम नहीं चाहता। और इमरान जी, जी, चाहेगा भी क्यों? आपने बिल्कुल। लेकिन आपको लेकिन लेकिन इमरान जी, एक छोटी आप सी बात इस में जी, जी। एक एक छोटी सी बात कहूंगा मैं। देखिए, आपको चाहेगा भी क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में लोकतंत्र जैसे हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ा, जहां पर विपक्षी दलों को निशाना बनाया गया, तो शेख हसीना का जो पूरा कार्यकाल था, उन्होंने विपक्षी दलों को टारगेट किया, उन्होंने उनको चुनाव लड़ने से रोका, उसके बाद उनको देश निकाला दे दिया गया, आपने फांसी पर चढ़ा दिया, उनके कार्यकर्ताओं को आपने बंदी बनाया। तो आपने वहां के लोकतंत्र को तहस-नहस कर दिया, और यही लोकतंत्र को तहस-नहस करने का कारण यह है कि बांग्लादेश की सड़कों पर जो जो हिंसा हो रही है, जो अब पुलिस पर भरोसा नहीं है। क्यों पुलिस पर भरोसा नहीं है? क्योंकि शेख हसीना ने पुलिस का दुरुपयोग किया था। तो शेख हसीना की राजनीति सुशासन नहीं थी,
और इस बात को भारत को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे हमने नेपाल में राजतंत्र खत्म हुआ था, तो हमने लोकतंत्र के समर्थन में खड़े रहने की बात कही थी। इमरान जी। जी। साउथ एशिया के एक बहुत अहम जानकार हैं। कल मैं उनकी बात सुन रहा था। उन्होंने एएनआई के हवाले से कही। उन्होंने यही कहा कि अगर भारत का जो रवैया है इस वक्त वो बहुत ही अफसोसनाक कह सकते हैं, या बहुत ही इस तरह का है जो कि नाउमीदी को दिखाता है। भारत की खामोशी है इस पूरे मामले में, चुप है भारत। और पाकिस्तान जिस तरह से बांग्लादेश में एक्टिव हो रहा है, पाकिस्तान के जहाज बांग्लादेश के तट पर पहुंचना, चटगांव पर पहुंचना, यानी पहले पहुंचे, कुछ महीनों पहले की हम बात बता रहे हैं, जो इतिहास में बांग्लादेश बनने के बाद से कभी नहीं हुआ था। उनका व्यापार भी वाया सिंगापुर और श्रीलंका होता था। लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी जहाज कराची से चटगांव पहुंचने लगे हैं। तो ये तो भारत की खामोशी और भारत का रवैया जिस तरह का इस पूरे मामले में रहा है, बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। ये क्या बहुत देर नहीं हो रही है, ब्रज जी? जी, बिल्कुल इमरान जी देखिए, बहुत देर हो रही है। दरअसल जो पाकिस्तान का इस्लाम को लेकर हम ये कहें कि इस्लाम की मान्यताएँ तो वो मानता नहीं है, उनका घोर उल्लंघन करता है, तो हम ये बात इस्लामिक दुनिया को तो समझा पाए। हमने सऊदी अरब को भी समझा दिया, यूएई को भी समझा दिया, अफ़गानिस्तान को भी समझा दिया। इवन तालिबान भी हमारे सामने साथ खड़े हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इस्लाम का पालन पाकिस्तान कितने करता है। लेकिन हम दुर्भाग्य से बांग्लादेशियों को ये बात समझा नहीं पा रहे हैं और इसमें निरंतर देर हो रही है। हमको बांग्लादेशियों जो युवा हैं, उनको हमको ये समझाना पड़ेगा कि हम बांग्ला अस्मिता के साथ खड़े हैं, हम बंगालियों के साथ खड़े हैं। और दूसरी बात ये है कि जो आज पाकिस्तान की बांग्लादेश में प्रेज़ेंस बढ़ रही है, इसकी जड़ में भी तो कहीं न कहीं शेख हसीना है। क्योंकि जो पाकिस्तान है वो किसके बूते आगे बढ़ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले चीन में बैठे कोई विदेश सचिवों की बांग्लादेश के विदेश सचिव मिले, पाकिस्तान के विदेश सचिव मिले और चीन के विदेश सचिव मिले। तो आपने चीन को अपने देश में जड़ें जमाने का मौका दिया और अब वह चीन जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तो पाकिस्तान इसलिए हावी है उस देश में क्योंकि चीन की विकास परियोजनाएँ बांग्लादेश में पूरी तरीके से पूरे बांग्लादेश को अपने शिकंजे में ले लिया चीन की विकास जी। परियोजनाओं ने। और यही लेकिन कारण यही है कि इंटरफेरेंस पाकिस्तान का रहा, तो एक नया मोर्चा, एक तरफ तो पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन है, भारत के खिलाफ दो मोर्चे हैं, एक तीसरा मोर्चा भी बांग्लादेश से खुल जाएगा, जो हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्क है और एक बहुत बड़ी फिक्र का बाइस है। इमरान जी देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी जो है वो बांग्लादेश में अलगाव है, बांग्लादेश में हिंसा है, लेकिन बांग्लादेश में जैसे ही चुनाव होंगे और कोई लोकतांत्रिक पार्टी आएगी तो वह इस बात को समझती है कि यदि बांग्लादेश का विकास होना है तो उसे भारत की मदद की दरकार होगी। अब भारत की कूटनीति पर ये निर्भर करता है या हम पर निर्भर करता है कि वहाँ पर आने वाली जो सरकार है, उस सरकार से हम कैसे डील करें और उस डील में कैसे बांग्लादेशियों का विश्वास जीते। और शेख हसीना के जाने के बाद यदि कोई राजनीतिक पार्टी सत्ता में आती है और उससे भारत के संबंध अच्छे होते हैं, तो निश्चित तौर पर जी। हम बांग्लादेश की आवाम का विश्वास जीतने में कामयाब होंगे। अब हमको भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि फरवरी में बांग्लादेश में किसी कीमत पर आम चुनाव हो और वहां पर कोई भी लोकतांत्रिक पार्टी सत्ता में आए। इमरान जी। मैं बात करूंगा एक और अफसोसनाक जो खबरें आती हैं वो ये हैं कि हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर बांग्लादेश में जबरदस्त जुल्म सितम हो रहा है। और जिस तरह से ये मामले बढ़े हैं, ऐसा नहीं कि बांग्लादेश में इससे पहले अल्पसंख्यकों पर हमले नहीं होते थे। उससे पहले भी हिंदू कम्युनिटी पर वहां पर जुल्म हुए हैं और उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया है। लेकिन इधर खबरें बहुत तेजी से बढ़ी हैं। इसको कैसे देखा जाए? देखिए यह जो है यह भारत के लिए हमेशा एक जटिल स्थिति रही है क्योंकि भारत एक विविधता पसंद करने वाला देश है। हमारी जो पहचान है, हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं और हमको अपने पड़ोसी देशों में होने वाली घटनाओं को लेकर बहुत ही जो है वो संतुलित होकर अपनी कूटनीति का बर्ताव करना पड़ता है। तो आज अफ़सोसजनक वाक़यात हो रहे हैं बांग्लादेश में। लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ जो अच्छी नज़र आती है वो यह है कि बांग्लादेश की सेना के साथ भारत के अच्छे संबंध है। पाकिस्तान की तरह नहीं है और बांग्लादेश की जो सेना है, वो अभी तक भी इस्लामिक सेना के तौर पर अपनी पहचान नहीं बनी है उसकी, जैसे पाकिस्तान की सेना को कहा जाता है। तो अभी कूटनीतिक तौर पर
भारत दबाव बना रहा है। भारत में संसद में इस पर चर्चा भी हुई है, विरोध भी हुए हैं, संयुक्त राष्ट्र में भी आलोचना हुई है, तो हमको किसी कीमत पर बांग्लादेश की सेना को विश्वास में लेते हुए जो है वो जितने कम अत्याचार हो उनकी कोशिश करना चाहिए। लेकिन इमरान जी, इसका जो दूसरा पहलू है वो यह है कि शेख हसीना के दौर में जो पुलिस जो है जिसका दुरुपयोग किया गया था, पुलिस बांग्लादेश की सड़कों से गायब हो गई है और उस पुलिस की जो अब्सेंस है उसका फायदा वहां के कट्टरपंथी तत्व उठा रहे हैं। तो ऐसे में यदि अभी बांग्लादेश सेना के हवाले कर दिया जाए तो निश्चित तौर पर हिंदुओं पर अत्याचार रुक सकते हैं। तो या तो हमको यूनुस पर दबाव डालते रहना चाहिए या यह होना चाहिए कि सेना की देखरेख में देश में चुनाव हो। यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जो होना है वो रुक सकते हैं। नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यूनुस साहब जो हैं प्राइम मिनिस्टर, वो तो ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान के ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं। जिस तरह से उनको पाकिस्तान परस्त माना जाता है, पाकिस्तानी ख़ेमे में माना जाता है, तो क्या उम्मीद की जाए यूनुस सरकार से? और चुनाव और उसके बाद यानी बीएनपी का सत्ता पे अगर आती है बीएनपी सत्ता में बांग्लादेश की, तारिक रहमान जब जिस तरह से कल लौटे हैं और जिस तरह से उनको लोगों ने वेलकम किया है, तो ऐसा लग रहा है कि उनको एक लीडर के तौर पर देख रहे हैं। तो तब तक क्या भारत को इंतजार करना पड़ेगा? तब तक वहां पर जुल्म सितम होने दिए जाएं? नहीं, यहाँ पर पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी का उपयोग भारत कर सकता है। हम इस्लामिक धर्म गुरुओं को बांग्लादेश भेज सकते हैं, हम बौद्ध धर्म गुरुओं को भेज सकते हैं और हिंदू धर्म गुरुओं को भी भेज सकते हैं और हमको भेजना चाहिए। देखिए, यदि कट्टरपंथी तत्व वहाँ पर हावी हो रहे हैं, तो उसका जवाब जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो हमारे धर्मगुरु हैं, जैसे हमने पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ओवैसी साहब को दुनिया में भेजा और इस्लामिक दुनिया में ओवैसी साहब की आवाज़ सबने सुनी। तो हम इस्लामिक धर्म गुरुओं को ज्यादा संख्या में बांग्लादेश भेजे। यदि वो अपील करते हैं, यदि वो वहां पर राजनीतिक पार्टियों से मिलते हैं, तो न केवल आने वाली राजनीतिक पार्टियों से भारत के अच्छे संबंध होने की के द्वार खुलेंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ जो कट्टरपंथी तत्व है उनको रोकने में भी मदद मिलेगी। क्योंकि यदि कट्टरपंथी तत्व लोगों को गुमराह कर रहे हैं और उन गुमराह लोगों तक यदि भारतीय धर्म गुरुओं की बातें जाती है, तो निश्चित तौर पर यह एक अच्छा तरीका हो सकता है फिलहाल हिंदुओं पर अत्याचार रुकवाने का। इमरान जी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। आपने बहुत बेहतर ढंग से इस वक्त बांग्लादेश के जो हालात हैं और जो भारत कर सकता है उस पर रोशनी डाली, और लगातार इस पूरे मुद्दे पर सबकी नजर बनी हुई है, क्योंकि हर दिन बांग्लादेश से इस तरह की खबरें आ रही हैं जो बेचैन करती हैं, जो अफसोसनाक हैं। और वो बांग्लादेश जो भारत की मदद से बना, जो भारत के साथ रहा, और जो आइडियोलॉजी रही बांग्लादेश बनने की कि एक जबान, एक आइडेंटिटी के बिना पर उसने उस मिथक को भी तोड़ दिया जो दो कौमी नजरिया था, और सिर्फ बनने के 25 साल बाद ही पाकिस्तान दो टुकड़ों में बट गया जो धर्म के आधार पर बना था। तो बांग्लादेश ने उस धर्म के आधार को तोड़ा है कि धर्म के आधार पर दो कौमें एक साथ नहीं रह सकती, जो जिन्ना ने कहा था। तो बांग्लादेश ने कहीं ना कहीं उस आइडियोलॉजी को तोड़ दिया था, और आज वही बांग्लादेश अगर उस खेमे में जाता दिख रहा है तो ये बहुत चिंता की बात है, और इसमें भारत को बहुत जल्दी जल्दी कदम उठाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया इस पूरी बातचीत के लिए। आपका इस बारे में क्या कुछ सोचना है, हम दर्शकों से कहेंगे इस बातचीत के हवाले से अपने कमेंट्स हमें जरूर बताएं। और आप बांग्लादेश की जो ताजा सियासी सूरत हाल है उसको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। और भारत का रवैया क्या होना चाहिए ये भी हमें जरूर बताइए। भारत की विदेश नीति इस सिलसिले में क्या होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए।